हेयर इज़ अनदर क्वेश्चन ऑफ लिमिटेड कंपनीज। आपके पास इस टाइम ये कौन सा क्वेश्चन है? नवंबर 2021, पेपर 21 और क्वेश्चन नंबर 5। P Limited provide cleaning service to the client office and factories। P Limited जो है क्लीनिंग सर्विस का बिजनेस कर रही है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। आपके पास कौन सा बिजनेस है? सर्विस बिजनेस है। यहाँ लिखा हुआ है द क्लाइंट प्रोवाइड दियर ओन क्लीनिंग मटेरियल। जो क्लाइंट है वो अपना क्लीनिंग मटेरियल खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ वी लिमिटेड दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस दोनों इक्वल है, इसका मतलब कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने तुमसे क्या मांगा हुआ है? प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट बनानी है। बी लिमिटेड इनकम स्टेटमेंट बनाओगे और इनकम स्टेटमेंट में अगर स्टार्ट हम करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में स्टार्ट कहाँ से लेते हो आप? रेवेन्यू से लेते हो। मेरे ख्याल से रेवेन्यू में एडजस्टमेंट है, वो कहाँ है एडजस्टमेंट ये देख लीजिएगा। रेवेन्यू बेसिकली कितना दिया हुआ है भाई? 135,040 और 9,240 हम लोगों ने क्या कर लिया है? एडवांस में रिसीव कर लिया है। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो रेवेन्यू कितना था? 135,040, 135,040 जिसमें से 9,420 रुपये क्या था? एडवांस में आ गया है। तो मुझे बता सकते हो कितना आएगा? 125,800 आ गया आपके पास। दिस इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। अब मेरे बच्चों यहाँ पर सर्विस बिजनेस है। सर्विस बिजनेस का मतलब हो गया पूरा कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला एरिया इग्नोर कर दो। पूरा कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला एरिया इग्नोर कर दो। ओपनिंग इन्वेंट्री भी नहीं है, परचेजेस भी नहीं है, परचेज रिटर्न भी नहीं आएगा, कैरेज इन्वर्ट भी नहीं आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर नहीं रहे हो। तो इसका मतलब मैंने रेवेन्यू के बाद मैं देख लूँगा सवाल के अंदर कोई अदर इनकम नाम की बला है। अदर इनकम मुझे तो नज़र नहीं आ रही। जी बेटा। 125,620 आ रहा है। सॉरी बेटा, मैंने एक जगह पे 9,000, थैंक यू। अब करो, चेक कर लो। 9,240 बेटा, अब चेक कर लेना, सही आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ गया रेवेन्यू के बाद कोई अदर इनकम नहीं है। अब अदर इनकम नहीं है तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट लेस एक्सपेंसेस कर दोगे बेटा। तो लेस एक्सपेंसेस, बहुत ध्यान से चलना, एक्सपेंसेस बहुत आसान है। अगर आपका ये प्रॉफिट गलत हुआ तो नेक्स्ट पार्ट पे आपको थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है बेटा। एक्सपेंसेस की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से चलूँगा वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी 72,000 का है, कोई एडजस्टमेंट मुझे नज़र नहीं आई है। वेजेस एंड सैलरी मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ लिख दिया वेजेस एंड सैलरी बेटा, कितना? 72,000 बेटा। वेजेस एंड सैलरी के बाद मेरा अगला एक्सपेंस है मोटर एक्सपेंस 9820। मोटर एक्सपेंस 9820 नहीं है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? मोटर एक्सपेंस 9820। अच्छा बेटा, मोटर एक्सपेंस के बाद इंश्योरेंस 11,040 दिया हुआ है। ये इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, थोड़ा सा देख लेना। हमारा जो ईयर एंड हो रहा है ना वो जून में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। इसका मतलब है मेरा जो साल शुरू हुआ होगा वो कब हुआ होगा? जुलाई में। तो इसका मतलब मेरा जो अकाउंटिंग का ईयर बन रहा है ना वो जुलाई 2022 से जून 2023 ये बन रहा है मेरा बेटा। 6 महीने इधर के हैं, 6 महीने उधर के हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है मगर कोशिश करता हूँ समझाने की। यार इंश्योरेंस जो चार्ज होता है ना वो 12 महीने तक होगा और मेरा 12 महीने होगा और वो कहाँ तक होगा? 31 दिसंबर तक होगा। तो अकाउंटिंग का साल जो ख़त्म हो रहा है वो हो रहा है जून में हो रहा है, मगर इन्होंने बोला है 12 महीने टू दिसंबर, यानी आपका 12वां महीना कब कंप्लीट हो रहा है? दिसंबर पे हो रहा है, जो कि कितना दिया हुआ है? 7,200 दिया हुआ है। तो मैं आप सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने कहा आप लोग यहाँ पर देखना, इंश्योरेंस लिखो। अच्छा, इंश्योरेंस में लिख दो 7,200 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12,
जी बेटा 3600 बेटा अपने पास संभाल के रखना। आप कह रही हो 3600 क्यों कर रहा हूँ मैं 31 दिसंबर, यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ मेरा साल शुरू हुआ होगा जुलाई से दिसंबर हो गया, यानी ये वाला जो होगा जुलाई से दिसंबर। अच्छा, फिर उसके बाद आगे क्रॉसपॉन्डेंस लाइन लिखी हुई है कि 12 मंथ टू 31 दिसंबर। तो 12 मंथ मतलब अब मेरा ये जो स्टार्ट होगा 2023 का वो जनवरी से स्टार्ट होगा, यानी जनवरी से जून तक स्टार्ट होगा, और वो कितना है 7740। तो इधर देखना भाई, ये हो गया तुम्हारा 7440 इंटू 6/12। ये 6/12 कब के, जनवरी से जून है, और ये जो है जुलाई से दिसंबर है। तो कितना हो गया बेटा 7320। दोनों साल जब जाके पूरा साल हो गया ना, 6 महीने इधर हो गए और 6 महीने इधर हो गए। ये कब के हो गए, जुलाई से दिसंबर हो गया 2022, और ये क्या हो गया जैन से बेटा जून हो गया 2023। तो दोनों को प्लस कर लो, कितना बनता है 7320। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है भाई, 1 जनवरी 2023 वॉज पेड इन फुल फॉर 12 मंथ टू 31 जनवरी 2023 बेटा। तो आपके पास ये टोटल आपके पास क्या हो गया, ये इंश्योरेंस की अमाउंट आ गई। इंश्योरेंस के बाद आप लोगों के पास क्या था, जनरल एक्सपेंस। मेरे ख्याल से इसमें एडजस्टमेंट जनरल एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है मतलब एक्रूड है, तो इसका मतलब इस्तेमाल कर लिया है मगर पैसे नहीं दिए हैं। ये क्लोजिंग अक्रूड है, इस वजह से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। कितना था जनरल एक्सपेंस बेटा 12780 भाई, 12780 ऑलरेडी पे कर चुका था, 186 यूज़ कर लिया मगर पे नहीं किया, तो टोटल कितना आ गया 12966। थैंक यू बेटा। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ मोटर जनरल एक्सपेंस हो गया, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। 25% कह रहा है आरबीएम कहता है कि कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन को माइनस करो। तो दोस्तों कॉस्ट कितनी है भाई 42,000, पुरानी डेप्रिसिएशन है 16,500। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया हसन भाई मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ। मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन कॉस्ट है मेरी 42,000, पुरानी नेटबुक वैल्यू है 16,500। तो आपके पास पुरानी डेप्रिसिएशन 16,500 है, उसका आंसर निकालो। जो भी आंसर आएगा वो नेटबुक वैल्यू होगी, और उसका कितने % निकालने का बोला है 25% बोला है। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई 6375। फिर बेटा अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला हुआ था, डेप्रिसिएशन निकालना है। 20% स्ट्रेट लाइन है भाई, 20% स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया सीधा कॉस्ट पे लगा दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा भाई इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, तो कितना हो गया 5000 का 20%, तो कितना होता है मेरे ख्याल से 1000 होगा। सर ये जो आपके पास ये वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं कौन सी वाली 6th और 7th वाली, ये इनकम स्टेटमेंट में कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगी। ये जब मैं सोशी बनाऊंगा, ये सोशी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। सोशी मींस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बेटा। तो जितनी मुझे चीज़ें पता थी वो मैंने लिख दिया, और कोई एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहे, इग्नोर कर दूंगा। सारे एक्सपेंसेस का कोई बच्चा टोटल कर दे और मुझे उसका फाइनल बता दे कि कितना आ रहा है बेटा। 109481 आ रहा है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा बेटा। तो इसका मतलब मैंने कहा कि फिल्ज़ा बेटा मैं यहाँ पर रेवेन्यू मेरा ये रहा, इब्राहिम मलिक बेटा ये मेरा क्या है भाई आपके पास एक्सपेंसेस हैं। तो अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, तो उसको मैं क्या कहूँगा बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर 16319। दिस इज कॉल्ड कंपनी का जो है प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट वगैरह था नहीं तो इसलिए हमने इग्नोर कर दिया। तो ये 6 मार्क का पार्ट था। इसके बाद 6 मार्क के पार्ट के बाद बेटा मैं जाता हूँ सोशी क्यों बनाते हैं, सोशी इस वजह से बनाते हैं कि आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आपकी इक्विटी में क्या क्या चेंजेस आई हैं, मतलब आपके पास के कैपिटल में क्या वेरिएशन हुआ, जनरल रिजर्व्स में क्या वेरिएशन हुआ, रिटेन अर्निंग्स यानी रिटेन प्रॉफिट में क्या वेरिएशन हुआ, शुरू में कितना था, एंड क्या था। 8-9 मार्क का फ्री का डब्बा होता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 1 जुलाई को मेरे क्या बैलेंसेस थे यहाँ पर देख लीजिएगा। ये 30 जून का डाटा था, तो इसका मतलब ये 30 जून का क्लोजिंग है, तो जुलाई के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना पड़ा हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है 10,000। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई 10,000 रुपीज़ छाप दिया।
उसके बाद फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व मेरे पास कितना दिया हुआ है, मैंने कहा भाई मुझे बुरे वक्त के लिए कुछ पैसा जमा करना है, कुछ रिजर्व्स बनाना है, तो 2,000 रुपये मेरे पास स्टार्टिंग में ये पड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा कि भाई अब क्या हुआ, रिटेन अर्निंग, पिछले साल की रिटेन अर्निंग सब कुछ देने करने के बाद मेरे पास कितनी बच गई थी, 13,490। तो 10,000, 12,000, 12 और 10, 22,000, 22 और 3, 25,490 मेरा टोटल बनता है। 25,490 मेरा टोटल बन गया। सर फिर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी पे ऐसा करम किया कि इस साल जो है मेरा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ वो आप लोगों के पास आपने नीचे निकाला हुआ है, तो इसका मतलब है कैपिटल पे कोई इम्पेक्ट नहीं आना, जनरल रिजर्व पे कोई नहीं आना। अर्निंग मेरी 16,319 से क्या हो गई, बढ़ गई। जब अर्निंग बढ़ गई तो मेरा टोटल भी क्या हो गया, बढ़ गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद क्या आ गया भाई, हमने डिविडेंड, जो शेयर होल्डर्स ने हम पे ट्रस्ट किया था, हम पे पैसा लगाया था, उस पर हम उनको क्या दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं। और कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं बेटा, 4800 का दे रहे हैं। 4800 का, और कोई डिविडेंड नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ डैश डाला, यहाँ डैश डाला, 4800 डिविडेंड दिया, तो अर्निंग क्या हो गई, कम हो गई। और अर्निंग कम हुई तो मेरा टोटल भी क्या हो गया, कम हो गया। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार मैं बुरे वक्त के लिए कुछ आज को बेहतर बनाने, कल को बेहतर बनाने के लिए कुछ रिजर्व में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कितने ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 7 में लिखा है डैश। तो 1,000 रुपये से मेरे रिजर्व्स बढ़ गए और रिटेन अर्निंग्स के माइनस कर दिया क्लोजिंग पे, यानी आप टोटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सर इनका टोटल कर लो, इधर जो कैपिटल मेरा 10,000 था तो 10,000 ही रहा, रिजर्व मेरे 2,000 थे, अब कितने हो गए बेटा, 3,000 हो गए। प्रॉफिट मेरा 3,490 था, जिसमें इस साल का अर्निंग्स मेरी 3,490 थी, इस साल का प्रॉफिट मिलाया और इस साल का डिविडेंड दिया और ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व माइनस किया। तो इन सबको माइनस करने के बाद मेरे पास कितना आ गई, इस साल की अर्निंग भी माशाल्लाह क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब मेरा बिज़नेस जो है अच्छी तरह रन हो रहा है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई इसको चेक करने का तरीक़ेकार क्या होता है, आप उसको इनको ऐसे टोटल करके देख लेना हॉरिजॉन्टल, और इनको ऐसे टोटल करके देख लेना वर्टिकल। तो अगर ये दोनों आंसर एक जगह से मैच कर रहे हैं तो उसको चेक करने का एक तरीका है, मेरे ख्याल से बता सकता है कोई बच्चा क्या आंसर आ रहा है इसका। हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का टोटल करके देख लो, 37,009 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब आपने सोची जो है बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। यहाँ पर आपके पास ये वाला ऐसे करके टोटल और ऐसे करके दोनों टोटल जब करोगे तो सेम आना चाहिए। ये एक सिर्फ चेक करने का एक वे है। तो कितने हो गए, 6 और 5 कितना हो गया भाई, 6 और 5 कितना हो गया, 11। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर बच्चे गलती करने की कोशिश करते हैं, बी लिमिटेड हैज़ नो इन्वेंट्री। क्या लिखोगे इधर, बी लिमिट, वो बोल रहा है कि बी लिमिटेड के पास कोई इन्वेंट्री, बी लिमिटेड हैज़ नो इन्वेंट्री, इसका आंसर क्या लिखोगे, ज़बरदस्त बेटा हुज़ैफा भाई। द कंपनी प्रोवाइड्स अ सर्विस रादर देन प्रोडक्ट। 2 मार्क्स हैं तो मेरे हिसाब से 2 लिखने हैं। द क्लाइंट provides their own cleaning materials. B Limited does not require a provision for doubtful debt. क्यों? There were, इनका आंसर सही है, there were no irrecoverable debt
क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस तो है नहीं, तो बैड डेट के चांसेस हो नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, ड्यूरिंग द ईयर, बिकॉज देयर आर नो ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स। कितने मार्क्स हैं, 2 हैं तो 2 पॉइंट लिखने। फिर नीचे लिख सकते हो देयर आर फ्यू ट्रेड रिसीवेबल्स ये देखो ट्रेड रिसीवेबल 1640 दिए हुए हैं, इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल, तो इस पॉइंट को भी इस तरह मेंशन कर सकते हो, देयर आर फ्यू ट्रेड रिसीवेबल्स रिप्रेजेंट लेस देन आ वीक या फिर मंथली रेवेन्यू बेटा। और कुछ कस्टमर्स ने तो हमें क्या किया था, आर पेइंग इन एडवांस, एडजस्टमेंट 1 में अगर याद हो तो लिखा हुआ था। तो ये आपके पास 4 मार्क्स निकल गए। आखिरी वाला जो है जिस पे 5 मार्क का पूरा तुम्हारा रिलाई करता है कि इस 5 मार्क में तुम क्या दोगे, और मैंने तुम्हें इसमें बताया भी था और तुम्हें वो भी लिखवाए थे, द डायरेक्टर ऑफ वी लिमिटेड ऑल्सो द शेयर होल्डर्स। जो डायरेक्टर ऑफ वी लिमिटेड है वो भी शेयर होल्डर्स ही हैं। दे प्लान टू एक्सपेंड द कंपनी, वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। किसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो जब वो कंपनी को एक्सपेंड करेंगे तो वो क्या क्या चीज़ करेंगे। फिर उसके बाद दे आर कंसिडरिंग वेदर टू इशू डिबेंचर या फिर ऑर्डिनरी शेयर्स। एडवाइज द डायरेक्टर वेदर दे शुड इशू डिबेंचर और ऑर्डिनरी शेयर, जस्टिफाई और आंसर। तो इसका मतलब आपको 2, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर वो डिबेंचर इशू करते हैं तो आप क्या लिखोगे, और अगर इशूइंग शेयर कैपिटल, आप इनके क्या बता दो, डिफरेंस बता देना। अगर डिबेंचर इशू करते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, एनुअल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो मैंने आपको कल भी बताया था। और अगर उधर शेयर्स इशू करते हो तो उसमें आपको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड मे बी पेड। अगर होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी की अगर बात करता हूँ, जो आपके पास क्या है, इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर क्या होगा, दे आर लाइबिलिटी, जिसको आप क्या कहते हो, या लोन कहते हो, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मस्ट बी रीपेड, हर हाल में देना है। और यहाँ पर क्या है, डू नॉट हैव टू बी रीपेड बेटा। इसके बाद इनके पास दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता। और इधर क्या है आपके पास, दे हैव वोटिंग राइट्स। इसके बाद एक और पॉइंट लिख लो, इंटरेस्ट मस्ट बी पेड irrespective of
प्रॉफिट हो या ना हो, आपको कुछ भी करके इंटरेस्ट देना है, सही है। और यहाँ पर क्या है, डायरेक्टर्स दे कैन डिसाइड ऑन अमाउंट ऑफ डिविडेंड दे विल पे। एक और पॉइंट लिख लो अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ कंपनी, तो आपको डिविडेंड जो होगा यानी सबसे पहले किसको पे करना पड़ेगा, डिबेंचर्स होल्डर्स वालों को पे करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज आप ये क्या लेंडर्स हैं, हमने उनसे बोरो किया है। और इसके बाद कुछ बच जाएगा तो फिर किसका हक होगा, आपका होगा, शेयर कैपिटल का होगा। फिर उसके बाद अगर एक और लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इशू में नॉट प्रेस एडवोकेट फंड, या फिर इधर आपके पास इस इशू की वजह से इधर क्या होगा, डिबेंचर में इंटरेस्ट जो होगा फिक्स रेट पे होगा और डिविडेंड जो होगा आपका वेरी करता रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा, वो कोई फिक्स वगैरह नहीं होगा, वो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट लेवल होगा। तो ये तो मैंने ये कहानी बता दी कि ये पॉइंट्स आपको डिबेंचर इशू करने के भी लिख दिए फ़ायदे नुकसान, और इशू ऑफ शेयर कैपिटल लिखने के भी फ़ायदे नुकसान लिख दिए। अगर इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखना कि यहाँ बैंक जो है ना मेरे पास 19,950 है, इसका मतलब अच्छी अलामत है कि यार ये जो सर्विस बिजनेस बी लिमिटेड का है, इसके पास जो बैंक बैलेंस है उसको लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम एज सच इतना नहीं है। मगर वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा है, और जब एक्सपेंड करना चाह रहा है तो दे हैव टू मोड ऑफ फाइनेंसेस। वन इज़ कि वो डिबेंचर इशू कर दे, इसके थ्रू पैसा जनरेट करे लोगों से, या फिर नए मार्केट में शेयर्स इशू कर दे। तो यार देखो, हर किसी के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। मेरे हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर वो डिबेंचर इशू करता है तो उसको सबसे पहले कोलैटरल यानी अपनी चीज़ों को कोई ना कोई मॉर्गेज करवाना पड़ेगा, एज अ सिक्योरिटी रखवाना पड़ेगा, पहली बात। अच्छा, उसमें क्या होगा फिर, सेकंड बात, उसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क शामिल होगा, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन शामिल होगी। तीसरी बात कि आपको उसको लोन को रीपे करना पड़ेगा। पांचवी बात, अगर आपके इन फ्यूचर आपके लो प्रॉफिट्स होते हैं तो उसके पास आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और सेकंड इम्पैक्ट होता है, हाँ अगर मेरे पास डिबेंचर के अलावा और कोई मोड ऑफ फाइनेंस है तो आई थिंक इशू ऑफ शेयर कैपिटल वो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ तो जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं वो शायद हो सकता है वो थोड़ा सा मुझ पे शक कर लें या थोड़ा सा डाउट कर लें कि हो सकता है इनके पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम है या इनके पास जो कोई और डिफरेंट जगहों की कोई इशू है, जिसकी वजह से तो अगर मैं डिविडेंड वो कैपिटल इशू करता हूँ तो ये क्या है, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। परमानेंट सोर्स मीन्स कि वो हमारा है। अच्छा, शेयर होल्डर्स का है, शेयर होल्डर्स को हमें रीपे नहीं करना। पहली बात, जब रीपे नहीं करना तो उस पर हमारे सर पे टेंशन भी नहीं है, इंटरेस्ट देना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है 16,319 का। तो क्यों ना हम बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए नए शेयर्स मार्केट में इशू कर लें। जब नए शेयर्स मार्केट में इशू करेंगे तो शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा, कंपनी की और गुडविल इंक्रीज होगी। जब कंपनी की गुडविल इंक्रीज होगी तो उसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज होगी। अच्छा, जब मार्केट प्राइस इंक्रीज होगी तो उसका जो शेयर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल तो हम क्या सजेस्ट करते हैं, एडवाइज द डायरेक्टर वेदर दे शुड इश्यू डिबेंचर और ऑर्डिनरी शेयर, जस्टिफाई योर आंसर। मैंने इन दोनों के दो पॉइंट्स बता दिए। अब I personally recommended, yeah, I advised to B Limited company, they are opting if for financing share capital because के शेयर कैपिटल की वजह से उनकी बिजनेस की क्या हो रही है, गुडविल, और उनके शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर में इंक्रीज होगी। अगर फ्यूचर में लो प्रॉफिट्स हुए या फॉर टाइम बिंग एक्सपेंडिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम आ गया तो उनको रीपे करने की टेंशन नहीं होगी, लोन को और साथ साथ इंटरेस्ट को भी रीपे करने की टेंशन नहीं होगी। और उनका जो है जो कैपिटल लिया हुआ है, जो शेयर्स की फॉर्म में लिया हुआ है, वो उनको रीपे नहीं करना होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा बी लिमिटेड के लिए। तो डेट्स वाई दे ऑप्ट टू इशूइंग शेयर कैपिटल। जो ज़्यादा इसमें पर्सनली रिकमेंडेशन है कि भाई आप उसको ये काम कर लो, शेयर इशू करने में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ नवंबर 2021, पेपर 21, क्वेश्चन नंबर